नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि एनडीटीवी के फ्लैगशिप प्रोग्राम हम लोग को ENBA में आप सब लोगों की वजह से बेस्ट टॉक शो का अवार्ड मिला है। तो बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों को। और अब आज के शो की बारी। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे की बात कर रहे हैं, केयर इकोनॉमी की, यानी कि जो देखभाल हमारे समाज और अर्थव्यवस्था का आधार है, इस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता और इसको कम करके आंका जाता है, इसको अंडर वैल्यू किया जाता है, ख़ास करके तब जब इसे घर की महिलाओं जैसे कि माँ, पत्नी और बेटियों की भूमिका में देखा जाता है। एक महिला से घर पर देखभाल की उम्मीद तो की जाती है और इसलिए बाहर काम करने का मतलब घर पर देखभाल करने वाले को भी नियुक्त करना है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कोरिया, इटली इन व्यवसायों को सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं जो महिलाओं के लिए काम करना आसान बनाते हैं, यानी कि वो बिजनेसेस जो सब्सिडाइज उनको किया जा रहा है, जहां पर महिलाओं को एक मौका मिलता है काम करने का। इटली ने ये मुद्दा G20 में उठाया था और अब समय आ गया है कि घर में महिलाओं के योगदान को, उनके कंट्रीब्यूशन को पहचाना जाए, रिकग्निशन मिले, उसका वैल्यू हो। सवाल ये है कि क्या ये केयर इकोनॉमी में बदलाव लाने और महिलाओं को सशक्त बनाने का समय है। ये चर्चा इसलिए क्योंकि हाल ही में फिकी FLO यानी कि जो विमेंस विंग है फिकी की, उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि अगर महिलाओं के काम को हम GDP में शामिल करना सीख लें तो 11 मिलियन अतिरिक्त रोजगार जनरेट किया जा सकता है, जिसमें 70% नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी हो सकती है। केयर इकोनॉमी पे फिलहाल जो पब्लिक स्पेंडिंग है यानी सरकारी खर्च होता है वो 1% से भी कम है। तो सवाल ये है कि गृहिणियों के काम को हम GDP का हिस्सा किस तरह से बनाएं। ये मुद्दा गृहिणियों की आज़ादी और उनके घर से बाहर निकलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये कि उनके काम को अर्थव्यवस्था में योगदान के रूप में पहचाना जाए। कामकाजी महिलाओं के बारे में तमाम बहस पुरानी हो चुकी है कि क्या आप गृहिणी हैं या आप काम करती हैं, सभी काम करते हैं, उस काम का वैल्यू क्या है। यहाँ नई बात यह है कि महिलाओं के लिए काम की लागत ज़्यादा है, उससे घर पर देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है और इसलिए काम का मतलब घर पर देखभाल करने वाले को नियुक्त करना है। तो उन व्यवसायों को सब्सिडी क्यों न दी जाए जो महिलाओं के लिए काम करना आसान बनाते हैं। तो इसी पर हम आज चर्चा करना चाह रहे हैं कि क्या ये एक विकल्प है, जिसके लिए इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है। वो लोग भी जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है वो भी जुड़ी हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आरती गुप्ता हैं जो सदस्य हैं फिकी FLO की, और साथ ही मिताली निकोर हैं जो लेखिका है इस रिपोर्ट की, फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर इंडियाज केयर इकोनॉमी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में योगिता भयाना है जो महिलाओं के लिए लगातार काम करती हैं, आवाज़ उठाती हैं। सीमा समृद्धि हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, और साथ ही हमारे साथ महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हुई कुछ महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। इनकी इसके ऊपर क्या समझ है ये भी हम जानेंगे इस शो के दौरान में। फिकी FLO की जो रिपोर्ट है सबसे पहले, जिसमें ये कहा गया है कि अगर हम महिलाओं के काम को इंक्लूड करें, उसको अंडरमाइन नहीं करें, GDP में इंक्लूड कर लें, तो नौकरियां और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आरती गुप्ता, जो कंट्रीब्यूशन है महिलाओं का GDP में, इस समय उसका स्टेटस क्या है और क्या रोड मैप है, किस तरह से ये 11 मिलियन जॉब्स की बात की जा रही है। आगे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि उसमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। पर इस वक्त जो हमारी पब्लिक स्पेंडिंग है इस पर, केयर इकोनॉमी की स्थिति क्या है? तो नगमा, सबसे पहले जानते हैं कि हमारे देश में केयर इकोनॉमी का मतलब क्या है। केयर इकोनॉमी वो सेक्टर है हमारी आर्थिक गतिविधि का जो किसी की देखभाल से जुड़ा है। ये बात आपने कही, इसमें वे सारी एक्टिविटीज जुड़ी होती हैं, जैसे बच्चों की परवरिश, बड़ों बुजुर्गों का ध्यान रखना, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लोगों जो डिसेबल लोग हैं उनकी मदद करना, घर की सफाई, खाना बनाना, एक्सेट्रा। केयर इकोनॉमी में दो हिस्से होते हैं, एक होता है अनपेड केयर वर्क और एक होता है पेड केयर वर्क। अनपेड केयर वर्क जो आपने बताया कि जो ज्यादातर होम मेकर्स का काम होता है, और पेड केयर वर्क वो होता है जो हमारी काम वालियां करती है, नर्सेस, ड्राइवर्स, कुक्स, आशा वर्कर्स, ये सब करते हैं। अब इन दोनों सेक्टर्स में, चाहे वो पेड हो या अनपेड केयर वर्क हो, ये ज्यादातर इस दोनों सेक्टर्स का भार महिलाएं उठाती हैं। करीब 70 to 80% of the care economy work is done by women.
और अगर हम चाहते हैं कि महिला लेड डेवलपमेंट, जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है कि एक वुमेन लेड डेवलपमेंट हो 2047 तक का, तो जरूरी है कि हम ये केयर इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि केयर गिवर्स कौन है, उनके काम को रिकग्नाइज करें, उनके काम को मेजर करें। हम अभी ये नहीं बात करें कि ये जीडीपी में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, हम सबसे पहले कह रहे हैं कि इसको एक रिकग्निशन मिलनी चाहिए और इसको एक मेजरमेंट करना चाहिए। और ये पूरे नॉट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इसको इसके रिकग्निशन का और इसके मेजरमेंट का तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ये अदृश्य सा काम है, इनविजिबिलिटी भी है, अंडरमाइन भी किया जाता है केयर वर्क को, और इसमें इससे जो एक बड़ा खतरा है, किस तरह का गैप यहाँ पर आया है वो भी जानना चाहते हैं, बिकॉज हम लोग इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, अंडरमाइन करते हैं अगर, तो जीडीपी पर इसका क्या असर पड़ा है? नहीं, बहुत ही, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया नगमा, और ये बहुत ही पेचीदा मेजरमेंट होगा, राइट, लाइक क्योंकि, और इसके दो तरीके हैं मेजर करने के हैं। एक है रिप्लेसमेंट मेथड, तो अगर आज मैं घर बैठ के खाना बना रही हूँ और ये खाना बनाने की एक्टिविटी के लिए मैं कोई कुक को हायर करती हूँ, तो मैं वो कुक को क्या सैलरी दे रही हूँ, ये है रिप्लेसमेंट। ये मैं जो आज काम कर रही हूँ एक गृहिणी होने के कारण, इसको रिप्लेस करने के लिए मैं किसी को क्या पेमेंट कर रही हूँ, तो ये है एक रिप्लेसमेंट मेथड। दूसरा मेथड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। सपोज मैंने एमए की डिग्री ली है और मैंने खूब पढ़ाई करके एक सर्टन, मेरे पास मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि मैं मार्केट में जाकर काम करूंगी तो मेरी एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी मुझे, पर आज मैं घर बैठ के घर की देखभाल कर रही हूँ और ये अनपेड केयर इकोनॉमी का हिस्सा बन चुकी हूँ। तो ये मेरी क्या सैलरी हो सकती थी अगर मैं जाकर काम करती और ये काम नहीं करती। तो ये दो तरीके हैं, कौन सा सही है, क्या हमें एक मिक्स करके देखना चाहिए, इस पे चर्चा होने की जरूरत है। ये बहुत ही, जैसे मैंने बोला, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जिस पर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, एंड हमें सबको मिलकर इसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। बिल्कुल, रोड मैप क्या था उस पर भी बात करेंगे। मिताली निकोर, जब ये रिपोर्ट आप लोगों ने बनाई, इसकी जरूरत जो है क्यों लगी? क्योंकि कोई समस्या बड़ी दिख रही होगी, जो गैप्स हैं इसमें वो दिख रहा होगा कि किस तरह इसको जीडीपी पर नुकसान पहुंचता है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो काम करता है और जिसका वर्क अनरिकग्नाइज्ड है, या तमाम चुनौतियों की वजह से वो आपके इकोनॉमी या जीडीपी का हिस्सा नहीं हो पाते हैं। तो ये किस तरह के गैप्स थे जिसकी वजह से आप लोगों ने ये स्टडी किया और ये रिपोर्ट सामने लाई, जिसमें कई तरह के रोड मैप भी दिए गए हैं कि कैसे हम महिलाओं के कामकाज को इंक्लूड करें जीडीपी में और ओवरलुक ना करें? जी, थैंक यू वेरी मच नगमा, और मैं फिकी फ्लो को भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि वो हमारी संस्था निकोर एसोसिएट्स को एक नॉलेज पार्टनर के रूप में लेकर आए साथ में। हम लोग काफी साल से केयर इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं, सबसे पहले नगमा हमारा मोटिवेशन ये था कि आज अगर हम इंडिया की बात करें तो हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ की महिलाएं जो है, मतलब आरती जी ने बिल्कुल सही कहा, 70-80% ऑन एवरेज हर रोज महिलाएं 5.5 घंटे अनपेड केयर वर्क करती हैं इंडिया में, और मर्द जो है वो केवल 30 मिनट करते हैं। तो जो हमारे एवरेज 30 मिनट है, पाकिस्तान में 28 मिनट में देख रही थी, और एशिया पैसिफिक में भी एवरेज कुछ ऐसे ही है, 1 घंटा। और ये जो 30 मिनट का नंबर आप साइट कर रही हैं, ये हमारी रिसर्च से साइट कर रही हैं, और ये हम लोग मतलब पहले भी पब्लिश कर चुके हैं। और अब जब ये गैप हमने देखा, तब हमने कहा कि अच्छा, इस गैप का मीनिंग क्या है, मतलब इसका अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो इसका वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यू मैं जब आपको बताऊंगी आप काफी शॉक हो जाएंगे, और मेरा ऑफ कोर्स प्रेफरेंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड पे ही रहता है, और उसके हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया है कि भारत के जीडीपी का 15%, मिनिमम 15% इज द नोशनल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वुमेन्स अनपेड केयर वर्क। मतलब कि ये जो 5.5 घंटे, अगर हम इसको एक मिनिमम वेज से भी मल्टीप्लाई करें तो भी ये 15% ऑफ जीडीपी बनता है। तो मतलब जब औरतें इतना वैल्यू क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, आज हम उसको जीडीपी में शायद नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू तो क्रिएट कर रही हैं। तो हम इस वैल्यू को कैसे जीडीपी में, फॉर्मल इकोनॉमी में लेके आए, नंबर 1। नंबर 2, इन जेंडर गैप्स को हम कैसे ब्रिज करें, ताकि ऐसा नहीं है कि औरतें सिर्फ खाना बनाना चाहती हैं और अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहती हैं, वो बाहर जाके काम भी करना चाहती हैं।
तो क्या उनके पास ये सर्विस नहीं होनी चाहिए या कोई हेल्प नहीं होनी चाहिए जिसके तरीके से वो अपना टाइम और चीजों में भी लगा सके? और नंबर 3, अब जब हमने ये डिसाइड किया कि ये हमारा मोटिवेशन है, तो इसमें हमारे क्या रोड मैप और क्या हमने आइडियाज सोचे हैं, वो है 5 आइडियाज। नंबर 1, हम ये चाहते हैं कि जो लीव पॉलिसीज आज इस कंट्री में है, अभी हमारे पास सिर्फ मैटरनिटी लीव है, हमें पैटर्निटी लीव और जेंडर न्यूट्रल पेरेंटल लीव की सख्त जरूरत है जी। नंबर 2, हमें इस चीज की जरूरत है कि जो हमारी केयर सर्विसेज, जैसे अगर हमने किसी चाइल्ड केयर सर्विस प्रोवाइडर को रखा घर पे, तो वो हमें कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों में सब्सिडीज की तरह वो हम राइट ऑफ कर पाए। तो जो सब्सिडी फॉर केयर गिवर्स है, वो क्या दूसरे मुल्कों में कहीं कोई ऐसा मॉडल है जो ये होता हो कहीं पे? बिल्कुल, ये बहुत मुल्कों में होता है, स्पेशली यूएसए में ये बहुत पॉपुलर है। हाँ। क्योंकि यूएसए में कोई मैटरनिटी लीव नहीं है, तो वहां पे ये केयर गिवर सब्सिडी के बेसिस पर ही काम चलता है। ठीक है। नंबर 3 हमें चाहिए, नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन चाइल्ड केयर एंड एल्डरली केयर। और हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की बहुत जरूरत है, CSR फंडिंग की बहुत जरूरत है इस सेक्टर में, ताकि हम चाइल्ड केयर और एल्डरली केयर सेंटर्स सेटअप कर सकें। इंडिया की, जैसे आप जानते हैं, एल्डरली केयर पॉपुलेशन भी काफी बढ़ रही है और ये प्रोजेक्शन है कि 20% एल्डरली लोग होंगे 2050 तक। तो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें काम करना है। महिलाओं की भागीदारी हम अपनी GDP में किस तरह से बढ़ाएं, इस पर ये चर्चा जारी रहेगी। बार फिर अपने दर्शकों को भी बता दें कि हम केयर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत सारे लोग अभी शायद इसको पहचानते या समझते नहीं है। केयर इकोनॉमी यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारी अर्थव्यवस्था का है, जहां पर हम अपने बच्चों, बुजुर्गों और अपने घर की जो देखभाल करते हैं, जो महिलाएं करती हैं, वो या तो उसका वैल्यू उतना नहीं है या उसको किसी तरह से उस काम को हम GDP में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो इस केयर इकोनॉमी के ऊपर खर्च करना, इसे रिकग्नाइज करना, एक ऐसा इसको इंसेंटिवाइज करना कि इसको हम GDP का हिस्सा भी बना सकें, ये बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए FICCI FLO यानी FICCI की जो महिला शाखा है, उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार की और उन्होंने ये प्रपोज किया है, एक रोड मैप दिया है कि कैसे हम इस काम को, ये जो केयर सेक्टर है, इसको इंक्लूड कर सकते हैं GDP में। तो योगिता भयाना हमारे साथ स्टूडियो में, सीमा समृद्धि हैं और डॉक्टर आकृति भाटिया हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये एक जो कॉन्सेप्ट था, लोग पूछते थे कि आप आर यू वर्किंग वुमन, आप काम करती हैं या आप गृहिणी हैं, ये बहुत ही ओल्ड फैशन है। सभी काम कर रहे हैं और वो जो सभी काम कर रहे हैं उनके काम को वो रिकग्निशन नहीं मिलता। एक रोड मैप जिसकी बात की हमने, लीव पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक स्पेंडिंग बहुत कम है इसमें। आकृति, तो आप एक अर्थशास्त्री के तौर पे इसको कितने बड़े लॉस के तौर पे देखती हैं कि GDP से हमने बाहर रखा हुआ है जो इस काम को? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा लॉस है। ये बहुत अंडर वैल्यूड और डी वैल्यूड किया जा रहा है महिला के काम को। और हमें इसको एक स्पेक्ट्रम की तरह देखना चाहिए कि एक पेड वर्क है, अंडर पेड वर्क है, यानी प्रोडक्टिव लेबर फोर्स और लेबर मार्केट में भी जो हम जेंडर पे गैप देखते हैं जी, तो हमें वो भी समझने की ज़रूरत है। फिर अनपेड वर्क है, ऐसे बहुत सारे एंटरप्राइजेज हैं और खेतों में एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं जहां फैमिली लेबर होती है और एक फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि महिला ईट बट्टा मजदूरी जो कर रहे हैं उनके साथ हाथ बटाएंगी। इवन छोटे बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाता है और वो सब अनपेड रहता है। और एग्रीकल्चरल वर्क सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो है उसमें भी इस तरीके की चीज़ देखने को मिलती है हमें। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उसमें भी कई तरह की मदद लोग कर रहे होते हैं। जो प्रोडक्टिव है वो तक काउंट नहीं होता है। सड़कों पे जो काम करती मजदूर महिलाएं दिखती हैं, वो वहां पर काम भी कर रही हैं, उनको वहां पे जो दिहाड़ी मिलती है वो भी कम मिलती है और साथ साथ वो बच्चों को वहीं सड़क पे देखभाल भी कर रही होती है। बिल्कुल, ये भी दिखता है हम लोग। बिल्कुल। और अगर हम लार्जर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करें तो हमें दिख रहा है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की जो सच्चाई है। और अगर एक पॉलिसी आती है फ्री राइट्स फॉर विमेन,
जिससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स का कुछ उसको सॉल्यूशन मिलता है, तो लोग किस तरीके से उस पर प्रतिरोध करते हैं और उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। सिमिलरली जो लेबर लॉज नए कानून आए हैं उसमें भी कई सारे चेंजेस आए हैं जो एंटी विमेन है एक तरह से, जैसे क्रैश फैसिलिटीज़। ये बहुत लंबी लड़ाइयों के बाद यूनियंस द्वारा जीते गए थे हक, और ये नए लेबर कानूनों में से हटा दी गए। तो बजाय कि हम जेंडर इंक्लूसिव हों, उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कमियां आ रही हैं। तो एक टाइम पावर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाता है जहाँ पे महिला डबल बर्डन्ड है, और आप जब दलित महिलाएं और तमाम मार्जिनलाइज महिलाओं की बात करते हैं, फिर वर्क प्लेस पे किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस घर में झेलने के अलावा वर्क प्लेस पे किस तरह की दिक्कतें आती हैं। मुझे लगता है इसको सामाजिक आर्थिक एक मैक्रो होलिस्टिकली देखने की बहुत ज़रूरत है। कुछ ये मिसाल भी कुछ कंपनियों के हैं अब योगिता, जहां पर महिलाओं के लिए जो हम बात कर रहे थे ना कि इसको इंसेंटिवाइज करें या हम सब्सिडी दें, तो महिंद्रा जो कंपनी है उसमें महिंद्रा मॉम्स करके मैंने देखा कि एक पॉलिसी चलती है जहां पर महिलाओं की मदद करते हैं वर्किंग विमेन जो ऑफिस भी आती हैं, या जोमेटो ने भी किया। खुद एनडीटीवी में हमेशा से ये पॉलिसी रही कि जो मदर्स हैं उनके लिए किस तरह की सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं। तो ये चेंजेस ज़मीन पे कितना दिखता है, आप इसमें क्या जोड़ना चाहती हैं? देखिए चेंजेस तो हैं बहुत, जैसे इन्होंने बोला क्रैश का हम देख रहे थे, बूम कर रहा था, सडनली वो फिजल आउट हो गया, अब नहीं दिखता है। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली जाने की ज़रूरत है। और आप हम अभी तक तो यही बात करते आ रहे हैं क्वांटिफाई करना, और मैं भी उसी अप्रोच से हूँ कि जो वो जॉब कर सकती थी उसके ऊपर उनको क्वांटिफाई करना एक हम सब अभी यहाँ पे चर्चा करें क्वांटिफाई कैसे करें उसको जीडीपी में। पर मेरी एक और अप्रोच है कि आप महिलाओं पे ही क्या पूरा ओनस डाल देते हैं कि केयर गिवर महिलाएं क्यों, पुरुषों की भागीदारी उसमें कब आएगी, कब वो इक्वल पार्टिसिपेशन करेंगे घर के कामों में। तो ये जो जेंडर न्यूट्रल लीव की बात इन्होंने की थी वो कितना रेलेवेंट होगा इसमें? बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये नहीं कि मैटरनिटी लीव के लिए लड़ रहे हैं कि बढ़ा दीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, पर पुरुष को भी लीव लेकर घर में केयर गिवर का काम करना है, एल्डरली का काम उसको भी करना है, कुकिंग उसको भी करना है, वॉशिंग उसको भी करना है। ये क्यों नहीं आप अप्रोच लाते? उस चीज़ को बढ़ावा देंगे तो वो दोनों पैरेलल चलेगा। इसको क्वांटिफाई करने की भी ज़रूरत है, और उधर से पुरुषों की भागीदारी घर के कामों में, जैसे हम महिलाओं को पुश कर रहे हैं कि बाहर निकलिए, पुरुषों को करना पड़ेगा घर में आइए। बिल्कुल तब जाके बराबरी होगी कहीं पर कि आप भी तो घर संभालिए ना। औसत देखिए कि 1 घंटे और 28 मिनट है। एक छोटा सा पॉइंट मैं जरूर बता दूंगी कि हमने अगर क्वांटिफाई कर भी लिया, एक कुक को रख लिया और मैं घर से बाहर निकल के मैं जॉब कर रही हूँ, मैंने जिस कुक को हायर किया उसके घर की परिस्थिति भी वहीं खड़ी हो गई। उल्टा वो तो मोर वल्नरेबल और मोर गलेबल है, वो अपने बच्चों को छोड़ के आती है। और मेरे पास तो लगातार अभी भी दिन सुबह से 2 केस आए हैं, दोनों माँ बाप वर्किंग है, झुग्गी में रहते हैं, बच्ची का बलात्कार। आप देखिए ना, तो घूम फिर के आपको सोल्यूशन देना कि एंड रूट तक पहुंचे। एक सशक्त महिला सशक्त हो जाएगी, वो भी जरूरी है, बट जो बेचारी जहां ग्रास रूट पे सशक्तिकरण की ज़रूरत है, हम और ज़्यादा कहीं गड़बड़ ना कर दे, उसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जहां वहां तक उसकी मदद पहुंचे। क्योंकि कुक को आपने घर में हायर कर लिया, वो किस परिस्थिति में अपने बच्चों को छोड़कर आएगी, उसका आप देखिए जरा। तो जो रोड मैप की बात कर रहे हैं हम लोग, मिताली और या आरती, उसमें जो कंसर्न योग्यता का है कि जब हम बिल्कुल जड़ पे जाके सशक्त नहीं करते हैं, और ये जो समस्या आती है अगर महिलाओं की मदद के लिए जिन लोगों को हम घर में रखते हैं, फिर ये महिलाएं आगे निकलती हैं काम करने के लिए, जो पीछे हम गैप्स छोड़ रहे हैं, क्या इस समस्या को भी एड्रेस किया गया है इस रिपोर्ट में? क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है? तो हमने इनवाइट किया है नगमा डायलॉग ऑन दिस। एक एस्पेक्ट ये भी है कि आज जो केयर गिवर्स हैं उसमें उस सेक्टर में बहुत ही इनफॉर्मेलिटी है और लो वेजेस मिलते हैं। आज जो कामवाली आती हैं, कल को अगर उसको घर से काम से निकाल दिया गया तो वो कुछ नहीं कर पाती। हम चाहते हैं, तो आप कह रही हैं कि उनके प्रोटेक्शन, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी काम यस, हम कह रहे हैं कि फॉर्मलाइज करिए ये केयर गिवर्स को, उनको स्किल ट्रेनिंग दीजिए और ये पूरे को इंस्टीट्यूशनलाइज करिए, ताकि उनके पास भी राइट्स हो, उनके पास भी इंश्योरेंस हो, उनके पास चाहे मेडिकल हो, पीपीएफ हो, उनको भी राइट्स मिले। और इससे अगर वो अपने घर पे बच्चों को छोड़ के भी आती है तो एटलीस्ट वो इतना कमा पा रही है कि वो उनका ध्यान रख सके, उनकी परवरिश कर सके। और वन ऑफ द बेनिफिट्स आज हमारे पास सोसाइटी में ये है कि हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। ये न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहा है, बट आज भी हमारे पास कई घरों में माँ बाप हैं, ताऊ ताई हैं जो बच्चों की देखभाल कर सकते हैं।
बट आई थिंक आपके प्रश्न को जो का जवाब देने के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि स्किल ट्रेनिंग फॉर केयर वर्कर्स टू एड्रेस इनफॉर्मेलिटी और लो वेजेस इज वेरी वेरी नेसेसरी। ये भी बहुत जरूरी है कि जो एक इनफॉर्मल सेक्टर है या उनको किस तरह की सुरक्षा नहीं है उसको एक फॉर्मलाइज करना, उनके लिए भी देना। सीमा समृद्धि, इसमें आप आईएलओ एक रिपोर्ट भी थी कि कितना ज़्यादा हम जॉब्स जो है क्रिएट कर सकते हैं अगर हम ये इनको इंक्लूड करें, इन्वेस्टमेंट करें अगर हम केयर इकोनॉमी में, तो मिलियंस ऑफ जॉब्स जनरेट हो सकती हैं। इसमें आपको क्या लग रहा है, ये जो रोड मैप्स की बात हो रही है या जो पूरी केयर इकोनॉमी एक अंडरवैल्यूड है, आप जैसे महिलाएं जो बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, घरों में हम सब घरों में भी देखभाल करते हैं, अब केयर गिविंग प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं की हो ही जाती है और अब बाहर भी करते हैं, तो शहरों में तो ये डबल बर्डन है महिलाओं के ऊपर में। जी, एक्चुअली शहरों में तो डबल बर्डन है, लेकिन ये भी रियलिटी है कि ग्रास रूट लेवल पे हम देखें तो जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, फैमिली में फीमेल के लिए हमने कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में ही फिट बैठेंगी। टीचिंग हो गई या फिर नॉर्मल वर्क हो गया, जैसे प्राइमरी सेक्टर में देखें तो एग्रीकल्चर में जाकर के वो वर्क करें, बट उनकी वैल्यूएशन नहीं है, जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं किया जा रहा। हम एक डेटा तो कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये फीमेल वर्क कर रही हैं, तो ये भी जरूरी है कि पहले तो ये माइंडसेट चेंज हो कि फीमेल सारे सेक्टर में आकर के वर्क करें। आप अग्री करती है ना इस बात से, जो ये फिक्की की रिपोर्ट भी है कि उनके जॉब्स को जो अंडर वैल्यू करके रख रहे हैं उसको वैल्यू करना, उसको उस हिसाब से पैसे देना, और एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो कि काम कर रहा है लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में नहीं जा रहा है, उसको इंक्लूड करना जरूरी है। बिल्कुल इंक्लूड करना जरूरी है, तभी क्योंकि हम कहीं ऐसा ना करें कि जो स्किल्ड विमेन हैं उनको तो हम और भी एम्पावर्ड कर दें, उनको हम फैसिलिटेट कर दें, लेकिन जो मार्जिनाइज्ड लेवल पे हैं, जो ऑलरेडी डिप्राइव हैं, तो कहीं उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन ना कर दें कि पर्टिकुलर विमेन को तो हम एम्पावर्ड कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, लेकिन सबको साथ लेकर के चलना जरूरी है। क्योंकि जब हम कोई भी डेवलपमेंट की रिपोर्ट दे रहे हैं, जीडीपी में आ रहे हैं, तो जब हम पॉवर्टी की रिपोर्ट दे रहे हैं तो फिर कंट्री के एस्पेक्ट में हमें देखना पर्टिकुलर कुछ लोगों की। बिल्कुल, तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, ये भी चर्चा करेंगे कि एक रोड मैप क्या है, फिक्की ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें क्या क्या सुझाव दिए गए हैं इस ब्रेक के बाद। मैं यहाँ से कुछ सवाल लेना चाहती हूँ, पहले आप सवाल पूछना चाहते हैं, इस पर बताइए क्या सवाल है। मैम धन्यवाद, मेरा नाम अमरिंदर प्रताप सिंह है। मेरा सवाल मिथाली मैम से कि निकोर एसोसिएट्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि प्रत्यक्ष सरकारी निवेश को अगर जीडीपी के 2% से बढ़ा दिया जाए तो लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी, जिससे देश में एक नया आर्थिक वर्ग भी पैदा होगा। जी, और आपके मुताबिक मैम ये निवेश कहाँ और किस तरीके से होना चाहिए कि महिलाओं को की भागीदारी हम बढ़ा सके? ओके, क्योंकि हमने, मिताली आप इस पर जवाब देना चाहेंगी? जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि 1% से भी कम है जो पब्लिक स्पेंडिंग है, सरकारी खर्चा 0.75 या 74 ऐसे है, उसको बढ़ाने की बात है 2%। किस तरह से ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात आप लोगों ने की है, महिलाओं को इससे किस तरह का फायदा हो सकता है, कैसे भागीदारी बढ़ेगी नौकरी में से? जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। एंड आई थिंक मैं बेसिकली एक दो चीजों पर भी रिएक्ट करना चाहती थी। एक तो योगिता जी से मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ, ये बहुत जरूरी है दैट मेन शुड कम, मतलब मर्दों को अब घर के अंदर काम करने की बहुत जरूरत है, और इसके लिए हमें एक जेंडर न्यूट्रलिटी और जेंडर इंटेंशनैलिटी दोनों लेंसेज के साथ ऑपरेट करना है। दूसरा आरती के पॉइंट पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही इस इशू को बहुत सीरियसली लिया है, और केयर इकोनॉमी को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीटली सपोर्ट करती है, और इन सारे रिकमेंडेशंस को उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने ये भी एक नई स्कीम लॉन्च करी है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अभी भी बहुत कम है, अंडर 1%, राइट? डेफिनेटली लो है, लेकिन अब एक रियलाइजेशन हो गया है मिनिस्ट्री में कि हमें इसे बढ़ाना है, और इसीलिए उन्होंने एक नई स्कीम लेकर आए हैं, पालना स्कीम जो है उसके अंतर्गत सारे कंट्री के आंगनवाड़ी सेंटर्स में क्रैशेस की फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस करी जाएंगी, और अभी फर्स्ट ईयर का टारगेट है 17,000 आंगनवाड़ीज, और हर साल इस टारगेट को बढ़ाया जाएगा, और ये टारगेट मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ने खुद अनाउंस किया है। तो इसके थ्रू जो मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट का शायद अभी तक योगदान कम है, मैं डेफिनेटली ये सबको बताना चाहती हूँ कि जो मार्जिनलाइज्ड वुमेन की हम बात कर रहे हैं और हम इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं, वो पालना स्कीम के थ्रू
गवर्नमेंट का विजन है और हम भी उसे सपोर्ट करते हैं कि हम पुअर को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब नाउ जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चन कि हमारा एक्चुअल लेबर फोर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वेरी ऑनेस्टली हम डेफिनेटली ये मानते हैं कि अगर हम इसके ऊपर स्पेंडिंग एटलीस्ट अप टू 3% ऑफ जीडीपी लेके जाएं, तब हमारी जो ये सारी 11 मिलियन जॉब्स हैं ये जनरेट हो सकती हैं और 70% ऑफ ये जॉब्स ऑफ कोर्स वुमेन के पास जा सकती हैं। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि मेल केयर वर्कर्स की भी इस सेक्टर में बहुत जरूरत है ताकि और आदमी आगे आए टू डू केयर वर्क। आप अपना सवाल पूछिए और आप भी पूछना चाहती को। जी नमस्कार, मेरा नाम कार्तिका है। मेरा सवाल यह है कि CSR के तहत ये अनिवार्य है कि इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर वुमेन को भी सपोर्ट करना चाहिए, परंतु ऐसे कौन से कंपनीज़ हैं जो वुमेन के लिए काम कर रहे हैं और इसका कुछ अवेयरनेस है ग्रास रूट लेवल पर, जैसे आपने महिंद्रा मॉम्स का बताया था, और क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कोई पोर्टल है जहाँ पर ये सारे क्लब करके बताए जा रहे हैं? ओके, आप में से कोई भी जवाब इस पर देना चाहेंगे? कुछ आइडिया आपको, योग्यता या आरती, आप में से कोई भी, कि क्या कितनी कंपनीज हैं जो ये करती हैं? CSR के तहत बहुत सारी कंपनीज में ये रहता है कि महिलाओं को काम करने में आप इंसेंटिवाइज करें, पर ग्राउंड स्थिति क्या है इस समय? नब्बा, मैं बोलना चाह रही हूँ ये बहुत ही थोड़ी कंपनीज हैं, एटलीस्ट टॉप MNCs जो हैं बस वो करती हैं जो महिलाओं को, जो ये पेरेंटल लीव्स की भी बात होती है, जो 26 वीक की बात होती है, ये जो टॉप कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो तो दे पाती हैं। बट आपको ये समझना चाहिए जो छोटी कंपनीज हैं, जब वो महिलाओं को हायर करती हैं, वो उनको ये हायरिंग में ये हिंड्रेंस होता है। वो जब महिलाओं को 25 से 35 साल की उम्र पे जो हायर करती है, वो सोचती है अरे इनका भी बच्चा हो जाएगा, हमें इनको पेरेंटल लीव देनी पड़ेगी। इसीलिए हम ये जेंडर न्यूट्रल लीव पॉलिसी की बात कर रहे हैं। मैटरनिटी लीव नहीं होके एक केयर गिविंग लीव, जो जेंडर न्यूट्रल लीव है वो हो, पर ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस होता है महिलाओं को हायर करने में, और इसको इंसेंटिवाइज करने की बात कही गई है कि कंपनियों को सब्सिडी दें जो इस तरह से महिलाओं को फैसिलिटी देती हैं। योग्यता जी, ऐसी तो बहुत सारी बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, और क्योंकि उनका कोई प्रॉपर ऑडिट नहीं कर रहा है, और अकाउंटेबिलिटी और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते भी नहीं। और पॉश जो कि कंप्लाइंस है जी, उसका तो आप बुरा हाल है। अभी देखिए कोई उसकी कंप्लायंस कितनी पुअर है। तो कहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बट जब तक एक बॉडी ऐसी नहीं होगी जो ऑडिट करे और इन चीज़ों पे उनको रेटिंग दे कि आप महिलाओं के सशक्तिकरण की अच्छी कंपनी, अवार्ड दें, कुछ रिवॉर्ड दें, कुछ तो करें ताकि वो मोटिवेट हो करने के लिए। ये सब सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। एक बात ऐड करना चाहूँगी, मैं बहुत अग्री करती हूँ, ये जो उन्होंने पालना सेंटर बोला, ये आइडिया हमने सरकार को बहुत साल पहले से लिखते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और अगर ये हो रहा है तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा जी, क्योंकि 13 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी हैं। 13 लाख मतलब आप हर एक को रीच कर सकते हैं। मैंने पर्सनली एक ऐसा सेंटर खोला था, उसमें 50 गरीब महिलाएं, अंडर प्रिविलेज महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं, सुबह से शाम काम पे जाते हैं, उनको पता है उनके बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, तो बड़े और सुकून से काम करते हैं। तो ऐसा अगर हो गया सरकार द्वारा, क्योंकि हमारी कोई लिमिटेशंस हैं, हम तो इतना ही कर सकते हैं, पर अगर सरकार ने ये कर दिया तो इट विल बी द रियल गेम चेंजर। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये पालना स्कीम की जो बात हम कर रहे हैं, जो आपके केयर गिवर्स घर पर आपकी मदद करने आते हैं, अगर उनके बच्चों की देखभाल के लिए सरकार मुहैया कराए, कुछ नहीं होगा अगर वो पूरा दिन एक्सटेंड कर दें। आप आकृति को जोड़ना चाहती हैं? जी बिल्कुल, CSR और तमाम जो स्कीम्स हैं उसकी बात हो रही है, तो मैं वही कहना चाहूँगी कि स्ट्रक्चरली कोई शिफ्ट या सिस्टमिकली इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। क्योंकि अगर आप बात करें कि CSR में कुछ बहुत ही एक तरह से टोकनिज्म की तरह भी चीज़ें हम देखते हैं कि आती हैं, और जैसा कि बोला गया है कि बहुत कम ऐसी कंपनीज़ हैं जो महिला एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान देती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है गारमेंट सेक्टर इंडस्ट्री का। 5 करोड़ से अधिक उसमें वर्कफोर्स है, जिसमें से ये डॉक्यूमेंटेड है कि 70% महिलाएँ हैं। तो उनके बच्चों का या उनकी जो वर्क है ओवर टाइम में उन्हें क्या दिया जा रहा है, तमाम उसमें जो है इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो असंगठितीकरण का जो दौर चल रहा है वो विमेन वर्कर्स पे और बड़ी तरीके से टूट के आ रहा है। और मुझे लगता है इसमें और भी, जैसे विमेन रिजर्वेशंस बिल, जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, मुझे लगता है पॉलिटिकली भी हमें इस बात को उठाना चाहिए कि जितनी महिलाएं आगे आएंगी पॉलिटिकली तो वो इस तरह के मुद्दे और उठा पाएंगी।
जो अगर हम लार्जर मैनेजमेंट में देखें कंपनीज में कितनी विमेन सीईओज है, ओनली 4%। दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर एक महिला ऊपर टॉप तक नहीं पहुंच पा रही है या फिर अच्छे रिप्रेजेंटेशन उनका फाइनेंशियल इकोनॉमिक में जहाँ पे फैसले हर करने होते हैं इंस्टीट्यूशन वहाँ पर अगर आप नहीं बिल्कुल हैं, तो वो तभी एक महिला का दर्द भी समझ सकते हैं। और दूसरा कि विमेन वर्कर्स इन जनरल को हमें इसमें बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट कि हमें एक उज्ज्वला, चूल्हा, दूल्हा, इन सब फ्रेमवर्क्स के बियॉन्ड एक तरह से जाना पड़ेगा। और दैट्स व्हाई आई एग्री कि माइंडसेट का एक बहुत बड़ा है, क्योंकि महिला खुद अपने वर्क को अंडर वैल्यू कर रही हैं। महिलाओं को ही लगता है, कई बार ये लगता है, हम सब ने सुना है कि क्यों बाहर निकलना है घर से कुछ काम करने के लिए, यानी कि वो औरतें मजबूरी में निकल रही हैं काम करने के लिए, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं, क्या कोई ऐसी नौकरी करती हैं जहां पर वो पेड हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, वरना क्यों निकलें। एक ब्रेक के बाद पुरुषों और महिलाओं की बराबर की भागीदारी घर के कामों में भी हो, तभी महिलाएं बाहर निकल के भी काम कर सकती हैं। सबसे अहम मुद्दा ये भी है। चर्चा जारी रखेंगे इस ब्रेक पर। आप में से कुछ और लोग नीचे जो बैठी हुई हैं महिलाएं, आप सवाल पूछना चाहती हैं कुछ? इस पूरी बहस को सुन के आपको कुछ टिप्पणी है आपकी, आप कहना चाहती हैं? माइक आपको दें प्लीज, और आपके पास में भी जो बैठी हैं उनको भी दीजिएगा। जी नहीं, अच्छा ओके, आप बताइए। हेलो, मेरा नाम लीना है और मैं सलून का थोड़ा सा बिजनेस है मेरा, जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह। जैसे अभी मैम ने कहा कि मतलब खुद ही नहीं निकलना चाहते, वो इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको ये लगता है कि अब अगर हम जाएंगे तो हो सकता है कि हस्बैंड का काम से इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाए। कई औरतें ये भी सोचती हैं। हाँ। और उनको ये लगता है अगर जैसे कोई पैसा मतलब कमाना चाहता है तो अब घर में अगर कोई दिक्कत है तो उसको मजबूरी में ही निकलना पड़ता है, क्योंकि उसको पीछे ये पता है कि मुझे दोनों काम करने पड़ेंगे। अच्छा, तो इसलिए महिलाएं निकलना नहीं चाहती। पर ये जो पूरी चर्चा हम सुन रहे हैं कि जो महिलाएं घरों में काम कर रही हैं जितना, अगर हम उसको भी उनको उसका एक तरह से कॉम्पनसेशन भी मिलना चाहिए, या कुछ ऐसा करना चाहिए कि महिलाएं प्रोत्साहित हो बाहर निकल के काम करने के लिए, उसको एक सरकार की तरफ से सब्सिडाइज भी किया जाए, ऐसी कंपनियों में मौके मिलें। जो यंगर लड़कियां हैं, आप लोगों के इसके ऊपर क्या सोचना है? ये तो, अभी ये मतलब एक प्रेम का ही वो भाव होता है इसमें, क्योंकि अगर कोई मम्मी काम कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कोई मम्मी काम कर रही है अगर बच्चों के लिए, तो उसमें पैसे कहाँ से इन्वॉल्व हो गए? अगर अच्छा। उसको भी पैसा मिलेगा तो फिर वो तो फिर मेड वाला ही काम हो गया। नहीं, पर हम क्या ये कह रहे हैं इसमें, जो फिकी की रिपोर्ट है उसके बारे में, उसमें मिताली क्या ये है कि अगर माँ या पत्नी अपने घर में जो देखभाल का काम करी है, हम उनके लिए उनको वेतन दें? ये तो ये नहीं है आपकी जो रिपोर्ट, उसमें सजेशन जो है वो क्या है? सो एक्चुअली नजमा, आई वांट टू मेक दिस क्लियर, क्योंकि कुछ साल पहले ये डिबेट भी उठा था कि क्या हमें हाउसवाइफ्स को कोई पेमेंट देना चाहिए। हाँ। और मेरा आज भी इसके ऊपर व्यू तब भी यही था और आज भी यही है कि बिल्कुल हमें इसके लिए पेमेंट नहीं देना चाहिए, नहीं देना क्योंकि चाहिए। हाँ। इससे जेंडर स्टीरियोटाइप्स रीइंफोर्स होते हैं। अगर हम एक मदर को पे करेंगे, ना तो हम उसके प्यार का कोई वैल्यू लगा सकते हैं, ना हम अपनी फैमिली तो इस चीज को क्लियर करना, इस चीज को साफ करना बहुत जरूरी है। जैसे इनको यहाँ पर समझ में आया कि हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि जो माँ या पत्नी घर में काम कर रही है, हम उनको उस केयर के लिए, उस सेवा के लिए पैसे दे रहे हैं। हाँ मिताली, तो इसको आप क्लियर कर दीजिए यहाँ पर कि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं। महिलाओं के जो अनपेड काम है उसको जीडीपी में कैसे हम इंक्लूड करें, उसको थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। सो नजमा जी, आप ऐसे समझिए कि जैसे मैं हूँ, अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए, मैं किसी हेल्प को हायर करूँ कि हाँ आप आइए मेरे साथ काम करिए, मेरे घर में काम करिए, मेरे बच्चों के ध्यान रखने में काम करिए, डेफिनेटली वो एक केयर इकोनॉमी बन जाती है ना, क्योंकि मैं उनको पेमेंट तो करूंगी। दूसरी चीज है कि अगर मेरे हस्बैंड को केयर वर्क के लिए लीव मिलती है, अगर मेरे हस्बैंड को पैटर्निटी लीव मिलती है, तो सिर्फ मेरे को लीव नहीं मिलती है, उसे भी मिलती है, तो हाँ। उसे भी घर का काम करना है। तो मैम, अगर आपको एक मिनट में बीच में रोक रही हूँ, आप सिंपल समझ लें कि सिर्फ जैसे महिलाओं के ऊपर ही एक जिम्मेदारी घर की है, थोड़ा भागीदारी पुरुषों के बढ़ाने की भी बात हो रही है कि घरों में आप टाइम को थोड़ा स्पेंड करें, और जो छुट्टियां भी महिलाओं को मिलती हैं मैटरनिटी लीव के नाम पे, एक पैटर्निटी लीव भी होती है, तो जेंडर न्यूट्रल लीव ऐसी रहे, यानी कि
ये भेदभाव ना हो कि सिर्फ माँ देखेगी या पिता देखेंगे, एक बराबर की भागीदारी घर में भी हो, तो बाहर का काम, घर का काम जब आप एक नज़र और एक सम्मान के साथ देखेंगे तो शायद सबको अपने अपने काम का उतना ही आदर होगा। मैं थोड़ा आपसे हट के और भी लोगों के पास जाना चाहती हूँ। पीछे में माइक अगर पास करेंगी, एक दो सवाल और ले लें, हमारे पास समय कम है। आप जी, आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विवेक दांगी है। मेरा क्वेश्चन सीमा मैम से है कि जो जैसा कि आपने कहा, संगठित क्षेत्र या जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें महिलाओं के रोजगार को परिभाषित एवं प्रोत्साहित करना आसान है, कंपैरेटिवली आसान है। परंतु जो असंगठित क्षेत्र है, जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, महिलाएं कृषि उत्पाद में सम्मिलित हैं या श्रम विभाग में सम्मिलित हैं, तो उनके रोजगार को आप कैसे मुख्यधारा में लाएं और वो जो इकोनॉमिक अब्यूज का जो सामना करती हैं उसको कैसे कम करा जाए या मिनिमलाइज करा। एक और सवाल यहाँ से ले लूँ, उसके बाद हम जवाब लेंगे। हाँ, मेरा सवाल ये है, मैं अपनी मदर के बिहाफ पर बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजकल की जो आधुनिक महिलाएं हैं उनका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज नहीं हुआ है, उनके लाइफस्टाइल में सिर्फ एक ऐड ऑन हुआ है। क्योंकि हम पहले भी महिलाओं से यही एक्सपेक्ट करते थे कि आप वॉशिंग एंड क्लीनिंग करो, पर अब हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, बस ऐड ऑन ये हुआ है कि आप वर्क में जा, आप वर्क ऑफिस वर्क भी करें। तो आपका इस पे क्या राय है? मैं आरती आपसे इसके, ये जो बच्ची अब सवाल पूछ रही है उसका जवाब ले लूं, फिर मैं सीमा के पास आऊंगी कि जो एक्सपेक्टेशंस है महिलाओं से वो तो बदली नहीं है, बस काम और जुड़ गया है इसमें। और साथ साथ ये भी कि आप लोगों के जो सजेशंस हैं, अगर आप सिंप्लीफाई करके उसको बताएं कि इस समस्या से निपटने के लिए पहले कुछ कदम क्या आप सजेस्ट करती हैं? नहीं नगमा, ये बिल्कुल सही, बच्ची ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। आज महिलाएं जो काम भी कर रही हैं वो ऐसा नहीं है कि घर की देखभाल नहीं कर रही, तो उन पर एक डबल बर्डन बन चुका है कि वो घर का बाहर जाकर काम भी करती हैं और फिर घर आकर खाना बनाना, बड़ों की देखभाल, बच्चों की देखभाल, ये सब भी करती हैं। तो इस पॉइंट पे जो हम पूरे टॉक में जो बार बार बोल रहे हैं कि ना सिर्फ विमेन पार्टिसिपेशन बट हमको पुरुषों की भी भागीदारी बहुत ही जरूरी है इस केयर इकोनॉमी में। और ना सिर्फ बच्चों की देखभाल, बट जब हमारे माँ बाप बड़े हो जाते हैं, उनको देखभाल की जरूरत होती है, तो ये सब के लिए हमें चाहिए कि इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन दिस केयर इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड। आज इसका सबसे ज्यादा भार सिर्फ महिलाएं उठाती हैं, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सीमा, आपका जवाब जल्दी से। विवेक, एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं मैम, वहाँ पर 81% विमेन वर्कर हैं, 81% टोटल मेल अगर हम देखा जाए। और बिल्कुल सही आपने कहा कि अनऑर्गेनाइज वो सेक्टर माना जाता है और उनका जो वर्क है उसको हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसके लिए 2011 में भी एक कानून आया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी हम कुछ फैसिलिटी दें, उनके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि अभी तक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नहीं हो पाया। ये बहुत सारे जो मजदूर एक्ट है इन सब में हुआ, बट इसमें नहीं हो पाया। और अगर ये ऐड होगा तो मुझे लगता है कि प्राइमरी सेक्टर का जो 18% हमारा इकोनॉमी में जीडीपी में है, वो महिलाओं का सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसमें ऐड किया जाएगा और उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा। दूसरा, अभी ये गुड़िया ने जो क्वेश्चन पूछा है बेटी ने, कि एक और चीज़ है कि फीमेल घर से जाती हैं काम पर और वापस भी वो काम पर ही लौटती हैं क्योंकि घर का। लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ पर ये आ जाती है नगमा मैम कि हम देखेंगे हमारी देश की करीब 50% फीमेल जो वो एनीमिया की शिकार हैं, क्योंकि वो ओवरबर्डन उनके ऊपर है, इसके लिए वो हेल्थ से सेक्रीफाई कर रही हैं। सही बात। और अगर वो हेल्थ से सेक्रीफाइस करेंगी तो उनका जो फैमिली में बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है और बच्चों को जो प्रॉपर टाइम देना, तो कहीं ना कहीं हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं हमारे पास चूंकि इतना ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन इतना ही समय है आज बात के लिए। आप दोनों की एक मैं छोटी टिप्पणी, जो हम मोटी बात समझ रहे हैं, तो इन्होंने भी कही है सब लोगों ने कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है, उसको संगठित करना और जहां महिलाएं काम करें उनको पे करना उस हिसाब से वो बहुत जरूरी है। और भागीदारी बराबर की महिला पुरुषों की, जो मेरी समझ में आ रही है। देखिए, सड़क से लेकर खेत से लेकर ऑफिस से लेकर घर में सब कुछ बराबर होगा, क्योंकि आधी आबादी है और आधी रिप्रेजेंटेशन है, सब कुछ बराबर जी, तभी जाके चीजें बदलेंगी। बाकी तो फिर बातें हम कर चीजें होती रहेंगी। आकृति, बिल्कुल। जो अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन पैगाम की एक रिपोर्ट आई है गिग इकोनॉमी पे, जैसे अभी केयर इकोनॉमी की बात चल रही है, तो उसमें बहुत नामात्र महिलाएं भाग ले पा रही हैं, जो कि नए न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्क है। बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं काम करने के, क्योंकि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है कि उन्हें रुक रुक के मतलब टॉयलेट जाने की प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं शहर की, जब हम कल्पना करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, तो उसमें एक जेंडर लेंस
बहुत ज़रूरी है। और हम आंगनवाड़ी और आशा महिलाओं की बात करें, जो रूरल इकोनॉमी और सोसाइटी की बैकबोन है, ICDS और जो टेक होम राशन और तमाम स्कीम्स थी, उसमें भी हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है उन्हें वैल्यू करना और पूरा एक तरह से माइंडसेट शिफ्ट की जो बात है, मुझे ये बहुत खुशी है कि हम लोगों ने इस बारे में बात की, चर्चा की। हमारे पास समय इतना है, सीमा में ये बात अभी खत्म करनी पड़ेगी, फिर आगे मौका आएगा। पर बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि छोटी छोटी बातें और एक जेंडर लेंस से उसको देखना कि महिलाओं के लिए हम कितना आसान बना रहे हैं बाहर निकल के काम करना भी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरती गुप्ता बहुत धन्यवाद और मिताली निकोर बहुत धन्यवाद, आपने ये रिपोर्ट तैयार की। शुक्रिया आप सभी का। बात यह है कि बराबर की भागीदारी हो महिलाएं और पुरुषों की इस केयर इकोनॉमी में भी, तभी महिलाएं भी बाहर निकलकर बराबरी से भाग ले सकती हैं। बहुत धन्यवाद।